नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल आपको हम यहाँ तक बताए थे, ये सब आपको सारा कल बता दिया गया था और कुछ कारणवश आपको इसका आगे नहीं बताया गया था। तो आज हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे वहाँ से आज करेंगे। और एक बार चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत सारा का कमेंट ये आ रहा था कि सर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर आप टाइम देख रहे हैं या प्रश्न को काउंटिंग कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि प्रश्न गिनना है या सिलेक्शन लेना, तो हम उनके लिए क्लास नहीं देते हैं जो ये बताते हैं कि सर आप इतना टाइम ले रहे हैं या इतना टाइम इतना प्रश्न कराते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछेगा, जैसे मैं पूछा जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHG का पूर्ण रूप क्या है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा यहाँ आपको हम बता दिए। जब यहाँ आपको बता दिए तो जो भी प्रश्न आगे पूछेगा, जैसे मैं पूछ दिया क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो ये प्रश्न सीधा पूछेगा तो हम उसको ऐड आपकी बार नहीं करेंगे प्रश्न में, आपको हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो डिफिकल्ट थोड़ा रहेगा लैंग्वेज से या किसी प्रकार से, तो उसको ऐड करते। लेकिन जो आपको बता दिया जाता है एनालिसिस में, उसको हम यहाँ ऐड नहीं करते। तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, आप बिल्कुल आराम से क्लास लीजिए। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं ये क्लास उनके लिए, और जो कमेंट सिर्फ करते हैं या यूट्यूब पे उछल कूद करते रहते हैं उनके लिए क्लास नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से क्लास लीजिए। तो आइए हम सीधा क्लास को शुरू करते हैं। तो ये सब आपको बता दिया गया। तो कल का जो पिछला वाला वीडियो है नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग वो करना बाकी था, तो इसमें भी कुछ बताए थे। लिख रहा अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। आपको बताना है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। जो प्राचीनतम अभिलेख था तो ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहने का मतलब हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। जैसे में उर्दू जो लिखाता है दाएं से बाएं लिखाता है, तो जो ब्राह्मी लिपि था बाएं से दाएं लिखा। जिस तरह से हम लोग हिंदी लिखते मतलब इंग्लिश लिखते हैं, उसी तरह से ये था ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखाता था, बाएं से दाएं, जिसको मतलब लेफ्ट टू राइट। और जो उर्दू हो गया या खरोष्टी लिपि हो गया, दाएं से बाएं लिखाता था, राइट टू लेफ्ट। तो ये अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। तो अशोक से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, जैसे मैं आपको ये तो बता दिया। अगर पूछ लेगा कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो ये भी तो पूछ सकता हूँ, पूछा गया प्रश्न है। तो जब ये प्रश्न हम आपको यहाँ करा देंगे डिस्कशन में, तो अगले बार उसको ऐड नहीं करेंगे। तो अशोक से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा लिखने से बचे, आपको सिर्फ हम बोलेंगे और आपको आराम से सुनना है। 261 BC, BC कहने का मतलब ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। कौन लड़ा था, अशोक। तो अशोक पूछेगा कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा, तो 261 ईसा पूर्व। ये प्रश्न हुआ। और भी पूछ सकता है, जैसे में पूछेगा कि कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख में वर्णन है, तो 13वें अभिलेख, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। और एक जो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए हम प्रश्न आपको वही बताते हैं, एक भी पॉइंट आपको फालतू नहीं बताया जाएगा, वही बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछता है। जैसे में अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख से और क्या पूछेगा, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। तो इसमें प्रश्न पूछेगा सबसे पहले खोजा किसने और पढ़ा किसने। तो अगर खोजने की बात करें, खोजा किसने, स्टीफेन थेलर, स्टीफेन या टेफेन थेलर, स्टीफेन थेलर। अगर पूछेगा अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने खोजा, स्टीफेन थेलर। कब खोजा था, 1750 में।
और पढ़ा किसने, यानी सबसे पहले पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में। तो पूछेगा खोजा सबसे पहले किसने, टेफेनथेलर 1750 में, और सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। 1837 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का क्या होगा, ब्राह्मी लिपि। और एक प्रश्न अगर पूछेगा लिपि से तो पूछता है कि सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में मिला, तो कौन सा भाषा था, प्राकृत। प्राकृत भाषा। अगर पूछेगा सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा मिला तो प्राकृत भाषा मिला, और प्राचीनतम अभिलेख पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो ये प्रश्न तभी बनेगा जब आपको 9 रत्न का नाम याद रहेगा, लेकिन सभी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को हम कहते हैं विक्रमादित्य। लिखेगा कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्हीं का नाम है। और एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था इनके काल में, फाहियान। फाहियान। तो प्रश्न सीधा पूछेगा फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके शासनकाल को क्या कहा जाता था, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए प्रश्न पूछेगा स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता था, स्वर्णकाल। तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन ऑप्शन में देता है गुप्त काल, इस तरह से देगा। तो पूछेगा स्वर्णकाल किसको कहते, किस शासन को कहते, मतलब तो गुप्त, जो गुप्त साम्राज्य था उसको कहते स्वर्णकाल। लेकिन उसके अंदर भी जाकर पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का जो शासन काल था स्वर्णकाल कहलाता था। या तो देगा चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त साम्राज्य, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। लेकिन दोनों ऑप्शन देगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय मारिए, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमको मालूम है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्णकाल कहते हैं। आगे समझ में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 9 रत्न में से आपको याद जो रखना उसको नोट करिए। नौ रत्न, नौ रत्न में से आपको याद रखना कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास, अमर सिंह, अमर सिंह, शंकु धन्वंतरी, छपनक, वेताल भट्ट, वररुचि, घटकपर, वराव महिर।
होरा मिहिर। देखिए इसमें से क्या क्या आपको याद करना है। कालिदास याद करना है, अमर सिंह, धन्वंतरी और छपनक, वरामिहिर, इतना आपको ध्यान देना है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। 9 रत्न में कौन कौन थे, तो आप ज़्यादा नहीं तो कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरामिहिर और एक छपनक और एक वरारुचि, ये भी याद रख। लेकिन जो 5 आप याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 वरामिहिर। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बरांगल, और बरांगल कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। जो बरांगल है कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में पंजाब, सी में राजस्थान और डी में हरियाणा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप देखना होगा। तो आप यहां देखिएगा ध्यान से इसमें। तो यहां देखिएगा, ये हो गया गुजरात, और ये एरिया जो देख रहे हैं, ये जो भी एरिया है, एक इसका एरिया पाकिस्तान का। तो यहाँ गुजरात है, गुजरात से सीमा साझा करता है, राजस्थान से भी। यहाँ पंजाब, लेकिन हरियाणा जो, हरियाणा देखिए यहाँ है, तो हरियाणा का तो सीमा साझा करता नहीं है। और अब ध्यान से देखिएगा इसमें, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सीमा ये जो पाकिस्तान हो गया उससे साझा नहीं करता। ये देखिए यहीं तक सीमा इसका है, तो इसका तो सीमा साझा नहीं करता। तो राज्य में पूछेगा तो कौन कौन सा राज्य का सीमा साझा करता है, गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और उधर लद्दाख। तो 3 जो राज्य है जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान से, और बाकी राज्य नहीं करता है। केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं, पाकिस्तान के सीमा से, तो गुजरात लगेगा, पंजाब भी लगेगा राजस्थान में, लेकिन हरियाणा नहीं लगेगा। तो ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक महारत्न है। मतलब आपको बताना कौन सा जो कंपनी महारत्न कंपनी है। तो कुछ महारत्न कंपनियां, उनको नाम याद रखना होगा। तो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, सेल, देखिए जितना भी सेल हो गया, फेल हो गया, गेल, ये सब सभी क्या कंपनी है। सेल हो गया, एचपी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी पावर ग्रिड, गेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भेल हो गया और भारत पेट्रोलियम। ये सब क्या है, महारत्न कंपनी है। तो नाम याद रखिएगा। पूछ लेगा कि कभी कभी पूछ लेता है कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा महारत्न कंपनी है, तो इसका नाम आपको याद रखना होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है लिख रहा है, बीएसएनएल, बीसीसीएल, एचएएल। तो भेल ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। भेल कहने का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन में दे रहा है आर्गन, सोडियम, हीलियम, नियॉन। तो आर्गन, सोडियम, हीलियम, नियॉन ये सब सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, आदर्श गैस है। और ये किस वर्ग में है, तो 18 नंबर वर्ग में। यह हम लोग बोल सकते हैं रोमन अंक में लिखिएगा तो 8
ए वर्ग में, किस वर्ग में, 8A वर्ग में। तो ये सब आपको पढ़ा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 या 4 वीडियो होगा, उसको पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ से ये समझ में आ जाएगा। और जो सोडियम क्या है, वर्ग ए में पड़ता है। तो हम आपको बताए थे कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और लास्ट के जो 17 नंबर वर्ग है वो 18 नंबर वर्ग। ये आपको 4 जरूर याद रहना चाहिए। जो सोडियम है पहला वर्ग में है, तो पूछता है कि पहला वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं। एक को बोलते हैं क्षारीय धातु, यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो जो सोडियम है किस वर्ग में आता है, पहला वर्ग में, यानी क्या है, क्षारीय धातु, ये पहला वर्ग का तत्व है। और बाकी सभी जो कम वर्ग का तत्व है 18 नंबर, यानी ये भी बोल सकते हैं निष्क्रिय गैस है, उसी को अक्रिय गैस बोला जाता है, आदर्श गैस बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है। तो ये सब नाम है अन्य नाम, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो, एक जो टॉपिक है आपको करा दिया गया, तो अगर आप वीडियो शुरू से नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक हम लोग कराते रहेंगे तो बाकी टॉपिक छूट जाएगा। तो भजन सोपारी ये भी है। उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अहमद अली खां, पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, तो ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो इसमें पूछा कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब आपको टॉपिक करा दिया गया। जो टॉपिक हम करा दिए उसको हम दोबारा से नहीं कराएंगे। हाँ, हम लोग एक बार लास्ट में रिवीजन करेंगे, आपको 5 से 3 वीडियो में सारा रिवीजन करा देंगे, तो वहाँ हम लोग फिर से कर लेंगे। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है। प्रायद्वीप लिखा गया कि सी प्लेन सेवा का, सी मतलब होता है समुद्र, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप। और आपको बताना कि अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, ये सब आपको बता दी गया। तो कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, जो अलग करता है किसको, अंडमान और निकोबार द्वीप को। अंडमान और निकोबार द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अगर 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो किसको बताएगा, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और एक मिनिकॉय द्वीप है, उसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और जो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये सब आपको बता दिया गया, शुरू से वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीप यहाँ नहीं होगा, द्वीप लिखना चाहिए इसको। प्रायद्वीप कहने का मतलब होता है कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, और द्वीप कहने का मतलब है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था, 2005 में। और 2005 में एक अधिनियम आया था RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब आया था, 2005 में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2005 में सूचना का अधिकार, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और एक है RTE, राइट टू एजुकेशन, कब आया था, 2009 में। और लागू कब से हुआ था, 2010 से लागू हुआ था। पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, एलिफेंट एक्ट 1992, तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 2005 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न, लिखा गया कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए, लिखा गया भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान। जैसे ही उच्च तापमान की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, मतलब उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। जैसे ही उच्च तापमान का बात करेगा आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। या जो विकिरण हो गया, मतलब जो 8000 से ऊपर जो भी तापमान रहेगा, जो जिससे विकिरण मतलब उत्पन्न हो सकता है, उसको हम लोग किसके द्वारा मापेंगे, पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। तो संघ के मंत्री लोकसभा के सदस्यों का कुछ प्रतिशत मतलब क्या होता है, शामिल होते हैं। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री ऑप्शन होगा नहीं, और यहाँ 10 से 15%, तो ये भी नहीं होगा। 50%, 50% कहने का मतलब है आधा, तो आधा होता नहीं, कितना होता है, 15%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। और हम आपको बताए थे, याद रखना, सरला। सरला कहने का मतलब है सरला। 7 से हो जाएगा संसद 79, राज्य से हो जाएगा राज्यसभा 80, और लास्ट हो जाएगा लोकसभा 81। संसद किस अनुच्छेद में, 79, राज्यसभा किस अनुच्छेद में, 80, लोकसभा किस अनुच्छेद में, 81। अगर यही पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अगर संसद की बात करेगा तो संसद कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में बात कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही संसद बोलेगा तो संसद में बोलेगा तो देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में छोटा कौन है, लोकसभा, यानी 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14। तो अगर पूछेगा संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 14, क्योंकि संसद कहने का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पूछेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12, और लोकसभा में 2, टोटल मिलाकर 14। और संसद किस अनुच्छेद में, 79, राज्यसभा 80, लोकसभा कितना हो जाएगा, 81। अगला प्रश्न कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इराटोथेनस को। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अगला प्रश्न चलते हैं, थेल्स पर में मैथ में पढ़ना। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, फ्रांस से। यह किससे संबंधित है, फ्रांस से। येलो वेस्ट जो विरोध है किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला प्रश्न चलता है, और आपको बताना जो जापान है कितने द्वीपों पे बसा हुआ। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। सभापति कहने का मतलब है जो भी भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति होगा उन्हीं को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं को कहा जाता है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, यानी पूछ रहा है कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न चलते हैं, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। तो अगर हम इसका आंसर बताएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर इस टाइप का है कुछ, जैसे मैं दे रहा गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और राजस्थान में भी पड़ता है। राजस्थान कह रहे हरियाणा में भी पड़ता है। गोरखपुर एक हरियाणा में गांव है, क्या है, गोरखपुर एक हरियाणा में गांव भी है, और ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है गोरखपुर।
तो दोनों है गोरखपुर, दोनों जगह। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पे नाभिकीय संयंत्र, विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो गोरखपुर। और गोरखपुर एक उत्तर प्रदेश में भी है और हरियाणा में। तो हरियाणा में एक गांव है गोरखपुर, तो वहां लगाया जा रहा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी पूछे नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जैसे में पूछ लेगा नरौरा, नरौरा कहाँ लगाया जा रहा है? तारापुर। तो इसको नोट करिएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट करिएगा, आपको ये सब सारा बता देगा। जैसे में पूछेगा कलपक्कम, तो कलपक्कम पूछेगा या कुडनकुलम, तो ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। नरौरा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी यूपी। और पूछे जैसे में हो जाएगा रावल भाठा, तो राजस्थान। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं। और काकरा पर एक बार पूछा था, तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। भी प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में। अगला प्रश्न है कि क्वार्टर जेट डॉट का प्रकार एक सेल होता है। क्वार्टर जेट मतलब पूछ रहा है किस प्रकार का एक सेल होता है। रूपांतरित सेल बताना, अग्नायत सेल या वसाल्ट सेल, इस तरह का आपको बताना है। तो किस तरह का सेल है? तो जो क्वार्टर है रूपांतरित सेल। रूपांतरित कहने का मतलब है किसी अन्य चट्टानों से रूपांतरित होकर बना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो कितने देश थे? 13। 13 अभी भी है और 13 था भी, यानी 2020 तक, और अभी भी कितना? 13। ओपेक कहने का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। फुल फॉर्म लिखिएगा, फुल फॉर्म पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कितने देश है? 13। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में। और हेड क्वार्टर पूछेगा, हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। हेड क्वार्टर आप याद रखिए, आपको स्थापना बहुत ही कम पूछेगा, आपसे ज्यादा पूछेगा तो हेड क्वार्टर याद रखना है। हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है, तो वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, वियना। और स्थापना कब हुआ? तो 1960 में। और कितने देश शामिल है? 13। तो पूछा कितने देश शामिल है, अभी भी तो 13 ही था, और 2020 में भी 13 ही था। अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित था? राजमार्गों से संबंधित था। भारतमाला परियोजना तो राजमार्गों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी। कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? जो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कहिए सर आप दिखाइए। तो ये फैक्ट प्रश्न है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल जो गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। होता है तो है, ये हम आपको दिखाएंगे नहीं। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है?
तो एक ही ऐसा मुख्यालय जिसका मतलब भारत में अंतर सरकारी संधि है जिसका भारत में मुख्यालय है, और कहाँ? हरियाणा में। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। तो फुल फॉर्म पूछेगा ISA। ISA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका फुल फॉर्म होता है। और एक कहां स्थित है? गुरुग्राम। कहां स्थित है? गुजरात में, सॉरी गुरुग्राम हरियाणा। ये कहां स्थित है? हरियाणा में। अगला प्रश्न चले। नाटो का आपको बताना फुल फॉर्म, कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 2017 में। ऑप्शन नंबर डी। तो फैक्ट प्रश्न ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। घरेलू मधुमक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? जो घरेलू मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है म्यूजिका डोमेस्टिका। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉट में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ये पूछ रहा कि ऐसा माना जाता है कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी 1962 में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। 1962 में ही भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो नाम बताना आपको। तो कौन गढ़ा था? जॉन मैकार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष से न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो मनरेगा कह लीजिए या नरेगा कह लीजिए। शुरू में जो नाम था नरेगा था, बाद में पड़ा मनरेगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये अधिनियम कब का था। अगला प्रश्न है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म आपको बताना। तो हर एक सीट में एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसका फुल फॉर्म होता है? SEO वेब पेज के संबंध में। छोटे आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अगर आप सर्च करिएगा छोटी है तो उसमें आपको देखिएगा फिगर, तो उसमें कुछ अंगुलीनुमा मतलब कहने का मतलब ऐसा ऐसा करके कुछ निकला होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि, जैसे ही थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो आगे भी पढ़ लीजिए, थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। तो वही पूछ रहा थायराइड ग्रंथि
तो यही प्रभावित होता है यानी घेंगा रोग में। तो थायराइड ग्रंथि जब भी बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आयोडीन। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एक होता है आयोडीन। तो दोनों मतलब एक पूछेगा कि जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, नमक के बारे में बात करें, एक है नमक और एक है आयोडीन। आयोडीन कहने का मतलब एक तत्व ही है आयोडीन, और जो नमक है एक क्या है यौगिक है यानी NaCl। तो पूछे नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र के पानी से। लेकिन आयोडीन जो पूछेगा कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्री घास लेमनेरिया, 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 इसको नोट कर लीजिएगा। समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन, और समुद्री जल से प्राप्त होता है नमक यानी NaCl। दोनों में अंतर है, दोनों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सतह से हवा में मार करने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1। तो एक ऑप्शन जो दे रहा आंसर, आंसर मतलब क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि जो सतह से हवा में मार करने वाला कौन सा मिसाइल है। मिसाइल मतलब कौन सा नहीं पूछा, जो आकाश है कहां से कहां तक मार करता है, तो सतह से हवा में। ये पहला प्रश्न बन गया एक क्वेश्चन में ही, यानी इसी में एक पहला प्रश्न बन गया आपका कि जो आकाश है कहां से कहां तक मार करता है, तो सतह से हवा में, सतह से हवा में, सरफेस टू एयर। तो अगला प्रश्न इसी में बोल रहा है कि आकाश 1S डॉट में लगाया गया है, तो कहां लगाया गया है, नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र, नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र में लगाया गया, और ये कहां से कहां मार करता है, सतह से हवा में। तो ये पूछेगा आकाश कहां से कहां मार करता है, सतह से हवा में। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पुर्तगालियों ने। कब आया था सबसे पहले, 1498। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए जो भी प्रश्न हम लोग कलेक्ट किए थे समाप्त हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।